हेलो स्टूडेंट, मैं सेंट एसन अजीतगढ़ से मनीष। तो इससे पहले हमने जो पादपों के पोषण में वृहद और सूक्ष्म तत्वों की भूमिका पढ़ ली थी। बाकी जो बच रहे हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में उनको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पोटेशियम के बारे में। यानी 7 जो वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्व थे, जो अनिवार्य तत्व थे, उनमें से जो वृहद थे उनमें 7 तो हमने पढ़ लिए। अब 8वां पढ़ रहे हैं हम पोटेशियम। पोटेशियम को जो पादप है वो किस रूप में ग्रहण करते हैं? पोटेशियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? पोटेशियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये एकमात्र ऐसा तत्व है जो धनायन के रूप में और स्वतंत्र रूप से मिट्टी में मौजूद रहता है। क्या होता है? स्वतंत्र रूप से मौजूद रहता है, मिट्टी के अंदर स्वतंत्र रूप से मौजूद होता है और धनायन के रूप में ही रहता है। कार्य की बात करें कि प्लांट्स में इसका कार्य होता क्या है? इसका कार्य होता है, देखो, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए संश्लेषण में जो एंजाइम भाग लेते हैं उनके कोफैक्टर के रूप में ये काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है रंध्र गति। वाष्पोत्सर्जन में ये मुख्य भूमिका निभाता है। यानी रंध्रों की गति, जो रंध्र का खुलना और बंद होने की जो प्रक्रिया है वो किस पर निर्भर करती है? पोटेशियम पर ही निर्भर करती है। और रंध्र जब खुलते हैं और बंद होते हैं, खुलते हैं तभी क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, यानी जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। नेक्स्ट है स्टार्च संश्लेषण, जो मंड का संश्लेषण करने में और पादप में इसका वितरण करने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कोशिका में आवेश संतुलनकारी और पारगम्यता का नियंत्रण करता है। जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है और आवेशों का संतुलन होता है वो सब बनाए रखने का कार्य कौन करता है? पोटेशियम करता है। अगर मान लो पोटेशियम की पादप में कमी हो जाए तो उसके क्या लक्षण दिखाई देंगे वो हम देखते हैं कि अगर पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा। तो पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो सीधा सा क्या होगा? स्टार्च संश्लेषण नहीं हो पाएगा, डीएनए संश्लेषण नहीं हो पाएगा, प्रकाश संश्लेषण के जो ये कोफैक्टर हैं ये काम नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ इसमें जो पुरानी पत्तियां हैं इसके किनारे कैसे हो जाएंगे? पीले पड़े जाएंगे, यानी हरिमाहीनता आ जाएगी, यानी पत्तियों में पीलापन आ जाएगा। लेकिन कहाँ पर? किनारे इनके पहले पीले पड़ेंगे। जो पर्व होती है यानी इंटरनोड होते हैं, इंटरनोड की जो साइज है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इंटरनोड जो जिससे ये लीफ लगी होती है, ये क्या होता है? इंटरनोड होता है। इस इंटरनोड की साइज भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तने की जो वृद्धि है वो रुक जाएगी, और तने की अगर वृद्धि रुक रही है तो इसके कारण क्या होता है? पादप छोटा दिखाई देता है, यानी शूप आकार का, यानी झाड़ी आकार का ही रह जाता है। मतलब प्लांट क्या नहीं कर पाएगा? अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा और एक छोटी साइज में हो जाएगी। उसकी शाखा जो ब्रांचेज हैं वो एक जगह ही क्या हो जाएंगी? वृद्धि करने लग जाएंगी, ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाएंगी। इसलिए पादप कैसा दिखाई देगा? झाड़ी के आकार का दिखाई देगा। नेक्स्ट है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और पत्तियों के किनारे पर काले धब्बे बन जाएंगे, निर्जीव काले धब्बे बन जाएंगे। यहाँ पर यह ध्यान रखना कि पौधे के लिए 3 तत्व की बहुत अनिवार्यता होती है। कौन कौन से? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, फास्फोरस और पोटेशियम। इन तीनों को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? क्रांतिक तत्व। क्रांतिक तत्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको बाह्य स्रोतों से, जैसे खाद, उर्वरक वगैरह से हम प्लांट को उपलब्ध कराते हैं, सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। ये जो है नाइट्रोजन है वो जो कोशिकीय संगठन जो बनता है उनमें भाग लेते हैं, पोटेशियम भी लेता है, लेकिन पोटेशियम न लेकर, फास्फोरस भी लेता है, पोटेशियम न लेकर फिर भी ये पादप के लिए क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इन तीनों को क्या कहते हैं? क्रांतिक तत्व भी कहते हैं। तो पोटेशियम के कार्य और इसके कमी के लक्षण नोट करो, फिर इससे आगे हम दूसरा तत्व पढ़ते हैं। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जो प्लांट है वो मैग्नीशियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन मैग्नीशियम जो होता है वो मृदा में किस रूप में होता है? कार्बोनेट के रूप में और डोलोमाइट के रूप में होता है। मृदा में किस रूप में होता है? मृदा में कार्बोनेट व
माइट के रूप में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कार्बोनेट के रूप में कैसे, MgCO3 के साथ। और डोलोमाइट, डोलोमाइट का फॉर्मूला हो जाएगा MgCO3.CaCO3। ये क्या है, डोलोमाइट। इस रूप में क्या पाया जाता है, मिट्टी के अंदर मौजूद होता है, मृदा के अंदर मौजूद होता है। मैग्नीशियम को प्लांट है वो मैग्नीशियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। मैग्नीशियम जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट ही यह है, क्लोरोफिल का क्या होता है, मुख्य घटक होता है। यानी क्लोरोफिल के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। दूसरा ये है कि राइबोसोम की जो इकाइयाँ होती हैं उनको बांधने का कार्य करता है। राइबोसोम की जो दो इकाई होती हैं, एक छोटी इकाई होती है, एक बड़ी इकाई होती है। इन दोनों इकाइयों को आपस में जोड़ने के काम में कौन आता है, मैग्नीशियम आता है। फास्फेट के स्थानांतरण की क्रिया, यानी फास्फेट को स्थानांतरण करने की जो क्रिया होती है वो मैग्नीशियम की उपस्थिति में संभव होती है। बीजों में तेल के निर्माण में, बीजों में जो तेल का निर्माण होता है वो भी मैग्नीशियम की उपस्थिति में होता है, क्योंकि जो तेल होता है उसमें मैग्नीशियम की अधिकता देखी है। इसलिए बीजों के निर्माण में बीजों में तेल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम आवश्यक होता है। प्रोटीन संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं के लिए क्या होता है, अति आवश्यक होता है। अब मान लो अगर मैग्नीशियम की कमी होगी तो डायरेक्टली ये सब इफेक्टिव होंगे, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। इसके साथ अब कमी के लक्षण भी देख लेते हैं कि इसमें जो पुरानी पत्ती होती है, जो पुरानी पर्ण होती है, उनकी नसें तो क्या रहेंगी, हरी रहेंगी, लेकिन उसके बीच में क्या हो जाएगी, हरी पट्टी बन जाएगी। बीच में, बीच के स्थान कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। जैसे ये पर्ण है, ये इसके बीच का स्थान है, ये तो कैसा दिखाई देगा आपको, हरा, लेकिन इसके बीचों बीच एक स्थान कैसा बन जाएगा, पीली बन जाएगी। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स शक्कर भी क्या होता है, बाधित हो जाता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया भी नहीं हो पाती है और क्रेब्स शक्कर की प्रक्रिया नहीं होती है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स शक्कर की प्रक्रिया में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होने का काम करती है, यानी कि पौधे को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और हरे भागों में मृत क्षेत्र दिखाई देने लग जाएंगे। और अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो पौधे में एंथ्रोसाइनिन जो वर्णक होता है इसका निर्माण अधिक हो जाता है, इसलिए जो पर्ण होती है वो कैसे दिखाई दे जाती है, बाकी प्लांट्स कैसे दिखाई देने लग जाएगा, लाल दिखाई देने, नारंगी आदि कलर का दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम आयन के रूप में और किस रूप में होता है, कार्बोनेट और डोलोमाइट के रूप में प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम और राइबोसोम की जो इकाई, क्लोरोफिल का क्या होता है, ये मुख्य घटक होता है, और राइबोसोम की जो दो इकाइयाँ होती हैं वो आपस में उसको जोड़े रखने का काम करता है। और इसका मुख्य जो लक्षण है वो क्या दिखाई देगा, एक तो एंथ्रोसाइनिन वर्णक का निर्माण अधिक होगा, इसलिए प्लांट लाल नारंगी अधिक कलर का दिखाई देगा। और पुरानी पत्तियों में जो नस होती है वो तो हरी होती है, लेकिन उसमें बीच में क्या दिखाने लग जाती है, पीले रंग की पट्टी दिखाई देने लग जाती है। तो नोट करो इसको, फिर इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं। फेरस, फेरस है वो पादप किस रूप में ग्रहण करता है, एक तो फेरिक के रूप में और फेरस के रूप में। ये क्या है, फेरिक, और ये क्या है, फेरस। जब फेरस है वो 3 संयोजकता दर्शाता है तो फेरिक होता है, और जब 2 संयोजकता दर्शाता है तो फेरिक रूप में होता है। फेरिक को जो उपापचयी क्रियाओं में सक्रिय रूप से जब ग्रहण करता है, ये क्या करता है, उपापचयी रूप में सक्रिय रूप से, जब सक्रिय रूप में रहता है तब उस कंडीशन में क्या करता है, फेरस के रूप में ग्रहण करता है, अन्यथा किस रूप में ग्रहण करता है, फेरिक के रूप में फेरस को ग्रहण करता है। इसका कार्य क्या होता है, देखो, क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है। ये सिर्फ क्लोरोफिल के निर्माण में सहायता करता है, इसका संगठन बनाने में कोई भूमिका नहीं निभाता है। संगठन में कौन भूमिका निभाता है, मैग्नीशियम निभाता है, फेरस नहीं। सिर्फ ये क्या करता है, क्लोरोफिल के निर्माण में सहायता करता है। यह क्रेब्स शक्कर में एक एंजाइम होता है, उसके लिए जिम्मेदार होता है एक्वोटिनेज। एक्वोटिनेज जो एंजाइम होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है। कोशिका विभाजन, श्वसन, ईटीएस चक्कर जो होता है उसके विभिन्न पदों में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है, उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कोशिका विभाजन में भी, ताकि कोशिका विभाजन अच्छी तरह से हो। श्वसन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पादप में जो स्थायी प्रोटीन होती है, एक फाइटोफेरिटीन, इसमें भी ये पाया जाता है। और ये केंद्रक के अंदर जो केंद्रक जाल होता है उसके अंदर भी फेरस मौजूद होता है।
प्लांट में फेरस का क्या नहीं होता है, परिवहन नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, परिवहन नहीं होता है। इसकी अगर कमी हो जाए, किसकी, फेरस की कमी हो जाए, तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर क्लोरोफिल निर्माण में ये सहायक है, तो यहाँ पर सहायता न करने की वजह से क्लोरोफिल क्या होने लग जाएगा, नष्ट होने लग जाएगा। श्वसन में, कोशिका विभाजन में, ईटीएस में विभिन्न पदों में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो क्या होगा, श्वसन क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाए, श्वसन में क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया और श्वसन और कोशिका विभाजन क्या हो जाएगा, अवरुद्ध। क्या होगा, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, सीधा सीधा ही है कि प्रकाश श्वसन नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण डायरेक्ट इफेक्ट होगा, प्रकाश संश्लेषण अवरुद्ध होगा। और पर्ण और पर्ण के जो शीर्ष हैं और किनारे वो क्या करने लग जाएंगे, फटने लग जाएंगे। और नई पत्तियों के सिराओं का बीच का भाग कैसे होने लग जाएगा, पीला होने लग जाएगी। जो नई पत्तियां बनेंगी उनका भाग भी क्या होने लग जाएगा, पीला पड़ने लग जाएगा। तो ध्यान रखना, फेरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं, फेरिक के रूप में और फेरस के रूप में ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है, नहीं कि इसका संगठन बनाता है। क्रेब्स चक्र में एकोटिनेज एंजाइम होता है, उसके लिए कोशिका विभाजन, श्वसन, ईटीएस के विभिन्न पदों में महत्वपूर्ण होगा। और ये एक स्थायी प्रोटीन होती है, फाइटोफेरिन, इनमें भी ये पाया जाता है। और केंद्र के जो केंद्रक जाल होता है उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। नोट करो, फिर इसे नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज को प्लांट है वो मैग्नीज आयन के रूप में ग्रहण करता है। और ये है मृदा में, मृदा में किस रूप में होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में होता है, MnO2 के रूप में प्रेजेंट होता है। कार्य की बात करें, किस काम में आता है पादप में, तो यह श्वसन में, नाइट्रोजन के उपापचयन में, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो विभिन्न एंजाइम होते हैं उनके लिए क्या करता है, सक्रिय कारक के रूप में कार्य करता है। यानी एंजाइम को यह एक्टिव करने का कार्य करता है, जो इसमें श्वसन में और नाइट्रोजन उपापचयन में और प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उनको एक्टिव करने का कार्य करता है। और क्लोरोफिल के संश्लेषण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ये मैग्नीज होता है वो क्लोरीन के साथ जुड़कर, यह है क्लोरीन के साथ जुड़कर जो जल का प्रकाशिक अपघटन करके ऑक्सीजन उत्पादन करने का कार्य भी करता है। यह है क्लोरीन के साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण, PS भी लिख सकते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस, साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक, इनकी जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया में जल का अपघटन कर O2 उत्पादन करते हैं, इनकी ऑक्सीजन उत्पादन करने का काम करते हैं। और आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन का उत्पादन होता है वो किससे होता है, जल के द्वारा ही होता है। अगर मैग्नीज की कमी हो जाए तो पादप में क्या होगा कि नई पत्तियों की जो सिराएं होती हैं वो कैसी दिखाई देने लगेंगी, ब्राउन कलर की दिखाई देने लग जाएंगी। और जो जड़ों का विकास है वो भी क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगी, नहीं जड़ है वो ज़्यादा विकसित नहीं हो पाएंगी। इनके लिए कुछ विशिष्ट पादप रोग हैं कि मैग्नीज के कारण जो पादप रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे मटर का मार्स स्पॉट रोग हो गया, जई का ग्रे स्पीक हो गया, और चुकंदर का स्पीकल्ड येलो रोग हो गया। ठीक है, ये कुछ रोग हैं जो मैग्नीज के कारण पादप में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नोट करो इनको, इससे नेक्स्ट फिर पढ़ते हैं। बोरोन, बोरोन को पादप है वो किस रूप में ग्रहण करते हैं, बोरेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी BO3 3- और B4O7
2- आयन के रूप में ये ग्रहण करते हैं, यानी बोरेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। कार्य की बात करें कि पादप में ये किस कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो ये कोशिका विभाजन हो गया, नाइट्रोजन का उपापचयन हो गया, हाइड्रोजन का स्थानांतरण हो गया, कोशिका झिल्ली की सक्रियता और परागकण के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी परागकणों के अंकुरण के लिए, जर्मिनेट होने के लिए बोरोन की आवश्यकता होती है। इसी के साथ अगर मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता होती है तो ये बोरोन कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा, यानी कैल्शियम बोरेट का निर्माण कर लेगा और पादप को ये उपलब्ध नहीं हो पाएगा। यानी कैल्शियम अधिक मात्रा में अगर कैल्शियम उपलब्ध होता है मिट्टी में तो पौधे को बोरोन उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो बोरोन कैल्शियम युक्त मिट्टी में उपस्थित कैल्शियम के साथ जुड़कर कैल्शियम बोरेट का निर्माण करता है। कैल्शियम बोरेट का निर्माण होता है जिसका अवशोषण पादप नहीं कर पाता, जिसका अवशोषण पादप नहीं कर पाता। इसलिए अगर अधिक मात्रा में कैल्शियम उपस्थित है मिट्टी में तो उस मिट्टी में पादप को क्या नहीं प्राप्त हो पाता, बोरोन प्राप्त नहीं हो पाता। अगर कमी की बात देखें तो इसकी कमी से क्या होगा कि नई पत्तियां जो बनेंगी वो किस रूप में बन जाएंगी, गुच्छों के रूप में बन जाएंगी, यानी गुच्छों के रूप में हो जाएंगी और पादप अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा, पादप छोटा ही रह जाएगा। पत्तियां कैसे हो जाएंगी, छोटी और गहरे रंग की हो जाएंगी और संग्रहकारी मांसल उत्तक विघटित होने लग जाएंगी, यानी इसके जो फल वगैरह हैं वो फटने लग जाएंगे। पुष्पन में बंध्यता हो जाएगी और पुष्पों की संख्या भी क्या हो जाएगी, कम। पुष्प संख्या में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। पुष्प संख्या में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, तो परागकणों के जर्मिनेट होने के लिए, अंकुरण होने के लिए बोरोन की आवश्यकता होती है। अगर बोरोन नहीं मिल पाता है तो पुष्प कैसे रह जाएगा, बंदे ही रह जाएगा, यानी फल का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, नोट करो इसको। जिंक को पादप जिंक आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। कार्य की बात करें कि जिंक का कार्य क्या होता है पादप के अंदर, तो इसका कार्य होता है जो वृद्धि हार्मोन होता है जैसे ऑक्सिन होता है, इसके संश्लेषण का कार्य करता है। ऑक्सिन में भी जो IAA इंडोल एसिटिक एसिड होता है, इसके संश्लेषण का कार्य करता है। इसका इंडोल एसिटिक एसिटिक अम्ल का संश्लेषण करने का कार्य करता है और ये फास्फोरस अवशोषण को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। फास्फोरस का जो अवशोषण होता है पादप में, उसका कंट्रोलर भी कौन करता है, जिंक करता है। और कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है इसका ये मुख्य घटक होता है। अगर पादप में जिंक की कमी हो जाती है तो पत्तियां कैसी रह जाती हैं, छोटी रह जाती हैं, यानी पत्तियों का आकार बढ़ नहीं पाता, बिल्कुल छोटी रह जाती हैं। इसलिए इस रोग को हम क्या कह देते हैं, लघु पर्ण रोग। रोग कौन सा हो जाएगा, ये लघु पर्ण रोग हो जाएगा, यानी लघु का मतलब पत्तियां छोटी रह गई। पत्तियों में श्वेत उत्तक क्षयी, मतलब उत्तकों का नष्ट होने लग जाते हैं, उत्तकों का नाश होने लग जाता है, नष्ट होने लग जाएंगे, जिससे सफ़ेद रंग के कैसे दिखाई देने लगे, धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। पादप बौना रह जाता है और फ्लोएम जो उत्तक होता है वो क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। ठीक है, नोट करो इसको। कॉपर। कॉपर को जो पादप है वो क्यूप्रिक और क्यूप्रस और क्यूप्रिक के रूप में
ग्रहण करता है। जो दो संयोजकता दर्शाता है वो क्या होता है, क्यूप्रिक। क्या होता है, क्यूप्रिक, और ये होता है क्यूप्रस। क्यूप्रस, ठीक है। इस रूप में ये पादप को ग्रहण किया जाता है, मिलता है। कार्य क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं में ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में काम करता है, इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने का काम करता है। दूसरी ओर जो प्लास्टोसाइनिन होता है और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, इसका यह मुख्य घटक होता है। जो प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में काम करते हैं। यानी ये प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इनका मुख्य घटक कौन होता है, कॉपर होता है। इसकी कमी से क्या होती है, पत्तियां के मुरझा जाएंगी, मुरझाकर मुड़ जाएंगी, और पत्ती के जो शीर्ष भाग है वो हरी माइनता या तो पीले हो जाएंगे या सफ़ेद रंग के हो जाएंगे। इस प्रकार का जो रोग है वो नींबू में होता है। उस रोग को कहते हैं शीर्षारंभी रोग कहते हैं। ठीक है, इनको नोट करो। मोलिबेडेनम, मोलिबेडेनम को पादप है मोलिबेडेनम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, मोलिबेडेनम आयन, या आपको ये कैसे दिखाई दे सकता है, MnO2 के रूप में भी आपको दिखाई कई बुकों में दिख सकता है। यानी कि मोलिबेडेनम आयन के रूप में पादप इसको ग्रहण करता है। इसका कार्य क्या होता है, देखो जो लेगुम पादप होते हैं जिनकी गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, दाल कुल के जो पादप होते हैं फेबेसी कुल के, उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए यह आवश्यक होता है। इसी के साथ जो नाइट्रेट रिडक्टेज हो गया, नाइट्रोजिनेज हो गया, ये दो एंजाइम है, इनका क्या होगा, ये मुख्य घटक होता है। ये दोनों क्या होते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम होते हैं। मोलिबेडेनम की अगर कमी हो जाए तो इसके कारण पादप में क्या होती है, कौन सी लक्षण दिखाई देते हैं, पत्तियों के किनारे झुलस कर क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। पत्तियों के जो किनारे होंगे वो झुलसेंगे और झुलसे जैसे जले हुए हों और वो मुड़ जाएंगे। पुष्पन नहीं हो पाएगा और पर्णों में हरिमाइनता हो जाएगी। यानी कि कुछ पादपों में जैसे फूल गोभी होती है, उसमें जो किनारे होते हैं वो विकृत हो जाते हैं, कट फट जाते हैं। उसके लिए एक रोग होता है, उसका नाम है विप्लेट रोग हो जाएगा, और निमोनिक इंटरवेनल क्लोरोसिस रोग हो जाता है। तो नोट करो इसको। अब देखो नेक्स्ट, क्लोरीन। क्लोरीन है, क्लोरीन को पादप क्लोरीन आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। क्लोरीन का जो कार्य होता है पादप में, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसके दौरान यह क्या करेगा, मैग्नीज के साथ मिलकर जल अपघटन करेगा, और जल अपघटन करके क्या करेगा, ऑक्सीजन को मुक्त करने का। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है उसमें जल को तोड़कर ऑक्सीजन को मुक्त करने का कार्य कौन करता है, क्लोरीन करता है। और इसी के साथ ये विद्युत आवेशों के संतुलन बनाए रखने के और कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन करने में भी सहायक होता है। क्लोरीन की कमी से जो पादप की जो पर्ण है उसमें हरिमाइनता मतलब पीलापन आ जाएगा, और चितकबरापन उत्पन्न हो जाता है, मतलब कई प्रकार के धब्बे उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। फलों का निर्माण कम हो जाता है, और जड़ों की वृद्धि क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। एक सीमित क्षेत्र से ही वृद्धि कर पाएंगे, और फलों का आकार भी क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। ठीक है, इसका मेन कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का अपघटन करेगा और ऑक्सीजन को मुक्त कर देगा। ठीक है, नोट करो इसको। निकल को निकल आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है पादप द्वारा। जो निकल आयन को अनिवार्य तत्वों में शामिल किया था वो थे डोल्टन नामक एक साइंटिस्ट थे। डोल्टन नामक साइंटिस्ट ने 1988 में निकल को क्या बताया था, अनिवार्य तत्व के रूप में खोजा था। वैसे निकल का की कमी से और अधिकता से इसके कार्य के कोई अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन फिर भी यह यूरियाज एंजाइम का प्रमुख घटक होता है, और बताया गया है कि भाई नाइट्रोजन युक्त यौगिकों परिवहन में भी ये सहायता होता है, और भूमि में ये प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है। यह इसकी कमी से क्या होगा कि नवोद्भिद पादप की शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी ये सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा, पादप में हरिमाइनता यानी पीलापन आ जाएगा, और पर्ण में उत्तक क्षय उत्पन्न
हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अपने जो अनिवार्य तत्व थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। कैल्शियम, बोरोन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर, सल्फर, फेरस, मैग्नीज कॉपर था, ये फेरस है, ये निकल है, यानी ये 17 के 17 अनिवार्य तत्व अपने कंप्लीट कर लिए। इसमें वृहद और सूक्ष्म थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद में क्या होता है कि संचरणशील कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं और एक होते हैं असंचरणशील अनिवार्य तत्व। क्या होते हैं? संचरणशील और संचरणशील अनिवार्य तत्व और एक होते हैं असंचरणशील अनिवार्य तत्व। संचरणशील और असंचरणशील जो अनिवार्य तत्व होते हैं उसमें क्या होगा कि संचरणशील क्या होंगे कि जिनमें पुरानी पत्तियों में सबसे पहले लक्षण उत्पन्न होंगे। संचरणशील तत्व में क्या होगा? पुरानी पत्तियों में लक्षण पहले प्रकट होते हैं और असंचरणशील जो तत्व होते हैं उसमें पुरानी पत्तियों में न होकर नई पत्तियों में लक्षण पहले उत्पन्न होते हैं। नई पत्तियों में लक्षण पहले उत्पन्न होते हैं ठीक है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो सिर्फ शीर्ष कलिकाओं में उत्पन्न होते हैं। किसमें? शीर्ष कलिकाओं में लक्षण उत्पन्न। कौन से तत्व ऐसे हैं जो सिर्फ शीर्ष कलिकाओं में ही लक्षण उत्पन्न करते हैं? वो है कैल्शियम और बोरोन। कैल्शियम और बोरोन। संचरणशील तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो, संचरणशील तत्व के नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया और मोनोबडेनम हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? संचरणशील, यानी इनके लक्षण सबसे पहले किसमें उत्पन्न होते हैं? पुरानी पत्तियों में उत्पन्न होते हैं। और नई पत्तियों में कौन से तत्व के होते हैं? देखो, कॉपर हो गया, सल्फर हो गया, फेरस हो गया और निकल हो गया। फेरस डबल वाली है, ठीक है, फेरस और मैग्नीज, ठीक है। निकल का अभी कार्य पता नहीं है। ये हो गए संचरणशील अनिवार्य तत्व और असंचरणशील अनिवार्य तत्व, यानी जिनके लक्षण पहले पुरानी पत्तियों में उत्पन्न होते हैं और कुछ के नई पत्तियों में उत्पन्न होते हैं और कुछ के क्या होते हैं? शीर्ष कलिकाओं में ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट पादपों के जो अनिवार्य तत्व थे उनके कार्य और उसके कमी के लक्षण पढ़ लिए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।